हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट टॉपिक जो हमने बैंकिंग का डिस्कस किया था उसका नाम था इन्फ्लेशन। और आज हम उसका क्विज करने वाले हैं क्योंकि मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आप आए हैं इन्फ्लेशन से। तो वही कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए आज का क्विज जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपने अगर लेक्चर्स देखे होंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा और आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन प्राइसेस आर फॉलिंग कंटिन्यूअसली द फिनोमिनन इज कॉल्ड। ये बोल रहे हैं कि जब प्राइसेस जो हैं वो लगातार गिरते रहते हैं यानी कि डिक्रीज करते हैं तो इस घटना को हम क्या कहते हैं। तो इस घटना को हम नाम क्या देंगे आपका। देखिए पहला ऑप्शन है हमारे पास इन्फ्लेशन, दूसरा है स्टैगफ्लेशन, तीसरा है डिफ्लेशन और चौथा है रीफ्लेशन। ठीक है, चारों टर्म्स हमने पढ़ी है। तो मैंने आपको पहले ही सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही पढ़ाया था कि दो चीजें हमारे पास होती हैं, एक इन्फ्लेशन होता है और एक डिफ्लेशन होता है और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इन्फ्लेशन में प्राइसेस हमेशा इंक्रीज करते हैं और डिफ्लेशन में हमेशा प्राइसेस क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि इन्फ्लेशन में प्राइसेस डिक्रीज नहीं करते, प्राइसेस क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। स्टैगफ्लेशन मैंने आपको बताया था एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें स्टैगनेंट ग्रोथ के साथ क्या आती है, इन्फ्लेशन आती है। और रिफ्लेशन का मतलब होता है जब हम रेट ऑफ डिफ्लेशन को क्या करते हैं, आपका डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप गाइस क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज द मोस्ट इफेक्टिव क्वांटिटेटिव मेथड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। ये पूछ रहा है कि सबसे अच्छा कौन सा क्वांटिटेटिव मेथड है जिससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है बैंक रेट पॉलिसी, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, कैश रिजर्व रेशो या फिर बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो देखो इसका आंसर होगा CRR। मैंने आपको पढ़ाया था जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाया था कि सबसे पहले क्या होता है, जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं वो एक एक्ट फॉलो करते हैं आपका, जिसको आप कहते हैं RBI एक्ट 1932। और इसी का एक सेक्शन होता है 42, इसके अकॉर्डिंग सभी बैंकों को अपने टोटल NDTL का कुछ परसेंट केवल और केवल कैश की फॉर्म में एक रिजर्व रखना होता है, किसके पास, RBI के पास। ठीक है, और उस रिजर्व को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, तो ये सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए कंपलसरी कंडीशन होती है। अब देखो इससे होता क्या है, ये टोटल परसेंटेज है एनडीटीएल का। एनडीटीएल में दो चीजें आती है, एक कासा आता है आपका, एक साथ में आपका राफा आता है। और मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कासा क्या होता है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, राफा क्या होता है, रिकरिंग अकाउंट फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो इन दोनों का ही टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट कैश की फॉर्म में एक रिजर्व RBI के पास रखा जाता है, उसी रिजर्व को हम CRR कहते हैं। ठीक है, अब देखो रिजर्व है तो इसको यूज भी नहीं कर सकते और इससे क्या होता है, जब CRR का परसेंटेज RBI बढ़ा देता है तो बैंक्स के पास जो मनी सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, और जब वो CRR के परसेंटेज को कम कर देता है तो मनी सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे इफेक्टिव टूल होता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है बैंक के पास जो भी मनी सप्लाई होती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव टूल हमारे पास क्या होगा, CRR होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन टू मच मनी chases टू फ्यू गुड्स द रिजल्टिंग इन्फ्लेशन इज कॉल्ड। जब सब ज्यादा पैसे खर्च करके आप कम सामान खरीद पाते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। तो डिफ्लेशन तो होगा नहीं, अभी हमने पढ़ा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि जब आप इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होती है। फिर क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है, मैंने बताया था कि जब भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो उससे जो इन्फ्लेशन होगी उसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और यही ऐसी स्थिति होगी जिसमें आप ज्यादा पैसे खर्च करके कम सामान क्या कर पाएंगे, खरीद पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया आर। भारत में इन्फ्लेशन का कॉज क्या हो सकता है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग पहला ऑप्शन है, इरेटिक एग्रीकल्चर ग्रोथ यानी कि फास्टर ग्रोथ का होना। ठीक है, फास्टर एग्रीकल्चर ग्रोथ होना, इनएडिक्वेट राइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें इनएडिक्वेट राइज हो रहा है, यानी अननेसेसरली प्रोडक्शन क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रोथ अगर बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी और उससे डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच नहीं होगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, तो उससे भी सप्लाई इंक्रीज करेगी, तो यहाँ भी इन्फ्लेशन वाली कंडीशन नहीं आएगी।
तो आंसर हमारा क्या होगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, अब डेफिसिट फाइनेंसिंग होता क्या है समझ लीजिए। तो गवर्नमेंट के पास एक होता है रेवेन्यू और एक होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू से ज्यादा खर्चा करती है यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है, तो इन दोनों के बीच में डेफिसिट हो जाता है। ठीक है, डेफिसिट मतलब कमी, और उस कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फाइनेंसिंग करती है। और फाइनेंसिंग वो कैसे कर सकती है, दो तरीके से। एक तो गवर्नमेंट क्या करती है, बोरोइंग करती है, और दूसरी चीज वो क्या करती है, न्यू करेंसी को प्रिंट करती है। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन आती है तो इससे क्या होता है, कई बार मनी सप्लाई मार्केट में एक्सेस हो जाती है और उससे आपकी क्या जनरेट हो जाती है, इन्फ्लेशन। ठीक है, और इसी का एक सबसे अच्छा उदाहरण मैंने आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो हाइपर इन्फ्लेशन का जो मेनली कारण होता है वो आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग ही होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैगफ्लेशन मीन्स। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है, तो स्टैगफ्लेशन याद करिए, मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी स्टैग्नेंट ग्रोथ होगी और उसके साथ में क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन होगा। तो स्टैग्नेंट ग्रोथ के साथ जब इन्फ्लेशन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। तो स्टैग्नेंट ग्रोथ की जगह आप यहाँ रिसेशन भी लिख सकते हैं, रिसेशन यानी मंदी, और साथ में क्या हो रही है, आपकी इन्फ्लेशन हो रही है। ठीक है, तो इसमें देखो पहला ऑप्शन क्या है, इन्फ्लेशन विद स्टैग्नेशन, रिसेशन विद स्टैग्नेशन। तो रिसेशन और स्टैग्नेशन तो एक ही चीजें हो गई, तो ये गलत हो जाएगा। इन्फ्लेशन गैलोपिंग लाइक स्टेज, ये भी गलत है आपका, और इन्फ्लेशन एंड इंक्रीजिंग आउटपुट, ये भी क्या होगा, गलत। तो आंसर हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजर आर फॉलोड बाय द गवर्नमेंट फॉर हैंडलिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट किस तरह के मेजर्स का यूज करती है। तो मैंने आपको बताया था, एक तो होता है मॉनेटरी पॉलिसी और एक क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और फिस्कल पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है, गवर्नमेंट के। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर क्या है, कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या इन्फ्लेशन इंडेक्स। ठीक है, देखो इन्फ्लेशन जो है वो WPI पर पहले मेजर की जाती थी, लेकिन अब जो इन्फ्लेशन हम मेजर करते हैं वो किस पर करते हैं, CPI पर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका CPI होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है WPI पर नहीं होती है, लेकिन फिलहाल जो गवर्नमेंट शिफ्ट करना चाहती है वो किस पर करना चाहती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्हेन प्राइस इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन फैक्टर प्राइसेस इट इज कॉल्ड। फैक्टर प्राइसेस क्या होते हैं, किसी भी सामान को बनाने की क्या होती है, कॉस्ट होती है, और उस कॉस्ट में दो तरह की चीजें लगती हैं। एक होती है फैक्टर कॉस्ट, इसी को हम कह देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और एक होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है, तो जब भी फैक्टर कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होगा और उससे जो इन्फ्लेशन होगी तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट है, इन्फ्लेशन इज द स्टेट इन विच, एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होता है, द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस, पैसे की वैल्यू घटती है, द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस, पैसे की वैल्यू बढ़ती है, द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेज फर्स्ट एंड देन डिक्रीजेज, पहले इंक्रीज करती है फिर घटती है, एंड द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज फर्स्ट एंड इंक्रीजेज लेटर, पहले घटती है और फिर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो याद करो इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट। चलिए रिवाइज करते हैं। तो इन्फ्लेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जब इन्फ्लेशन होगी तो सबसे पहले तो जो प्राइसेस होते हैं आपके वो इंक्रीज करेंगे, दूसरी डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी। फिर मैंने कहा था कि यहाँ पर परचेजिंग पावर ऑफ पीपल, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। और इसी के साथ हमने पढ़ा था परचेजिंग पावर ऑफ मनी, यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ मनी क्या करती है, आपकी डिक्रीज करती है। नेक्स्ट है, हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ कॉमोडिटीज। इन्फ्लेशन में कॉमोडिटीज के प्राइस क्या करते हैं, तो सीधी सी बात है, जो प्राइसेस होते हैं वो क्या करते हैं, आपके इंक्रीज करते हैं। तो ये आंसर क्या होगा, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटीज डिक्रीजेज, ये गलत हो जाएगा। प्राइस ऑफ द कॉमोडिटीज क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्हेन देयर इज हाई इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी हाउ विल इट अफेक्ट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ठीक है, जब हाई इन्फ्लेशन होगी तो हाई इन्फ्लेशन में हमें पता है कि इन्फ्लेशन का कारण ही क्या होता है, जब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होती है। ठीक है,
तो आंसर देखो क्या होगा, नो इफेक्ट ऑन द मनी सप्लाई, गलत है। ठीक है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, और डिमांड ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर मनी की जो सप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो देखो सेकंड है सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीजेस, ये भी गलत होगा। सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास विल नॉट बी नेगेटिवली अफेक्टेड बाय द हायर इन्फ्लेशन, इनमें से कौन सी क्लास हायर इन्फ्लेशन से अफेक्ट नहीं करती है। कंज्यूमर क्लास ऑब्वियसली करती है। डेटर क्लास, तो डेटर क्लास भी तो कंज्यूमर क्लास ही होगी ना, एक कंज्यूमर ही क्या बनता है, डेटर बनता है। ठीक है, तो ये भी इफेक्ट करेगा। पेंशनर क्लास ये भी करेगा। कौन नहीं करेगा, बिजनेस क्लास, क्योंकि बिजनेस क्लास क्या है, जो क्या कर रहा है, आपका प्रोडक्शन कर रहा है। प्रोडक्शन मतलब किसी सामान को क्या कर रहा है, बना रहा है, उसका मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो जब इन्फ्लेशन होती है तो हमें पता है डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, तो इससे प्राइसेस इंक्रीज करते हैं। प्राइसेस क्या करते हैं, इंक्रीज, और जब प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो जो बिजनेस पर्सन होता है उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, उसको क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है। तो ये इससे क्या करेगा, नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करेगा, पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन अभी हमने पढ़ा। देखो पहला ऑप्शन क्या है, ए सिचुएशन इन विच इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस द रिसेशन, ए सिचुएशन इन विच द इकोनॉमी हैव इन्फ्लेशन एंड रिसेशन ऑल टुगेदर, एंड इकोनॉमी वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझो, स्टैगफ्लेशन हमने पढ़ा था कि स्टैगफ्लेशन में हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बोला स्टैगनेंट ग्रोथ है। ठीक है, और उसके साथ में क्या हो रहा है, आपका इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है, या फिर मैं इसको बोल दूं रिसेशन हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, आपका इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है, अब आप याद करिए कि मैंने आपको रिसेशन में पढ़ाया था कि जब भी रिसेशन होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, ए सिचुएशन इन विच द इकोनॉमी हैव इन्फ्लेशन एंड रिसेशन ऑल टुगेदर, एंड इकोनॉमी वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हु कंपेयर द इन्फ्लेशन विद द रॉबर्स। तो रॉबर्स से किसने कंपेयर किया था, प्रोफेसर कीन्स, प्रोफेसर जगदीश भगवती, प्रोफेसर ब्रह्मानंद एंड वकील अमर्त्य सेन एंड जेके मेहता। तो इसका आंसर होगा सी, स्टैटिक का क्वेश्चन है ये। उसके बाद हु रॉट द बुक हाउ टू पे मनी। तो इस बुक को लिखा है बहुत ही महान इकोनॉमिस्ट हैं आपके प्रोफेसर कीन्स, उन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज जस्ट अपोजिट टू डिफ्लेशन। तो ये आंसर हम पहले ही कर चुके हैं, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, रिसेशन, डिसइन्फ्लेशन। तो आई होप क्लियर होगा कि डिफ्लेशन का टोटल अपोजिट क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस ईयर फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन एट होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स पर इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए बेस ईयर क्या है, तो इसका आंसर है हमारा 2011 और 12। और आप ध्यान रखेंगे कि पहले ये जो बेस ईयर था, अर्लियर जो था, दैट इज 2004 एंड 2005 था। ठीक है गाइस, एक और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज अडॉप्टेड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए कौन से मेजर को अडॉप्ट किया जाता है, तो पहला रिडक्शन इन बैंक रेट। अब देखो यहाँ पर समझो बैंक रेट क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या करता है, लॉन्ग टर्म के लिए लेंडिंग करता है, तो उस रेट को हम क्या कहते हैं, बैंक रेट। फिर रेपो रेट हमने पढ़ा था कि जब भी आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या करेगा, शॉर्ट टर्म के लिए लेंडिंग करेगा, तो उसको हम बोलेंगे रेपो रेट। ठीक है, अब देखो अगर हम रिडक्शन करेंगे, अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी, इससे इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर भी यही होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इससे भी क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर सरकार लोगों को ज्यादा फैसिलिटी देगी तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उससे तो और ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, कट्स इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी कि सरकार अपने खर्चों में क्या करे, कमी करे, लोगों को इस तरह की फैसिलिटीज ना दे जिससे उनकी परचेजिंग पावर बढ़े, उनकी डिमांड बढ़े, तो उससे ही हम इन्फ्लेशन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर। ठीक है, चलिए ये हमारे क्वेश्चंस थे गाइस। आई होप कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहा होगा।
अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बैंकिंग का, और आरआरबी का एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए मैं कुछ नया टॉपिक लेकर आने वाली हूँ आप लोग के लिए। तो वीडियोस को आप देखते रहिए, अगर पसंद आते हैं तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पीडीएफ नोट्स या फिर आपको जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है उसका नोट्स या पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो इसका लिंक मैंने दिया है t.me अंशु IBPS। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, यहीं पर आपको सारे पीडीएफ और नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए। थैंक यू सो मच गाइज।